Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसकी डेट है 15 अप्रैल 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम। लेकिन जिन बच्चों के स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, वो लिखेंगे अपने एसएसटी टीचर का नाम, राइट। तो चलिए हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति, और फ्रांसीसी क्रांति का भाग 4 हम पढ़ेंगे जो आपके इतिहास विषय से है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। 1792 से 1794 उग्र गणतंत्रवाद का चरण, है ना। ये इस टाइम से 1792 से लेके 1794 तक का कौन सा टाइम था, जहाँ पे उग्र गणतंत्रवाद का चरण चल रहा था। क्या हुआ था उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति चल रही थी ना, अब जो यूरोप के आसपास के देश है सब जगह फैलता जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था क्योंकि जैसे फ्रांस में जो एक शासक राज कर रहा है, ऐसे दूसरे देशों में भी तो राज चल रहा था। तो इस वजह से तो उन्हें भी अपनी जो सीट है, जो अपनी गद्दी है, उस पर खतरा मंडराने लगा। जो पादरी व कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। तो जो बड़े लोग थे, पादरी लोग थे, जो डर से भाग गए थे, उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। तो अब उन्होंने क्या करा, वहाँ पे जाके भावना फैला रही थी, भैया क्रांति सही नहीं है, हम लोगों का शासन गया। बड़े लोगों जो इनके पास पैसा था, तो फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। पूरे के पूरे यूरोप में ये खबर फैलने लगी कि भाई ऐसे क्रांति हो रही है, अब तो सब जगह होगी। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन किया, है ना। जो ऑस्ट्रिया था देश, एक छोटा देश है, उसने राजतंत्र का समर्थन किया कि राजतंत्र अच्छा है। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बोला ये गलत हो रहा है, जो क्रांति हो रही है। तो अभी ये क्रांति फ्रांस में न रुक के ऑस्ट्रेलिया में चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। उन्होंने मान लिया कि जो भी निरंकुश राज कर रहे हैं, जो भी अपना शासन चला रहे हैं, जो भी राजा, तो उन्होंने जो भी क्या कर रहे थे, जो ये फ्रांसीसी क्रांति चला रहे थे, उन लोगों ने मान लिया कि जो भी निरंकुश शासक हैं, उनके खिलाफ हमारी ये जनता की जंग है। जनता जंग कर रही है उन सभी शासकों के खिलाफ जो कि जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ, है ना। जो बालिग लोग थे उनके में वोटिंग कराई गई, और उनके आधार पर क्या बना, राष्ट्रीय कन्वेंशन पार्टी बन गई, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा आपको, मैं मानती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगर बच्चों समझना है तो दोबारा सुनना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, है ना। 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ, नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन। इसमें जैकोबिन व जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। कौन से दो दल थे, एक तो जैकोबिन और जीरोदिस्ट, आपको याद रखना है। जो नेशनल कन्वेंशन ये पार्टी बनी ना यहाँ पे, राष्ट्रीय कन्वेंशन, इसी को नेशनल कन्वेंशन बोला गया है। नेशनल को हिंदी में राष्ट्रीय बोलते हैं ना। तो इसमें दो पार्टियाँ थी, एक तो थी जैकोबिन और एक थी जीरोदस्त। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, रूल रेगुलेशन में रहते हैं, एकदम सिस्टमेटिक। पेरिस पर इनका प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता था रोबेस्पियर। कौन सा था, रोबेस्पियर। दूसरी तरफ जीरोदस्त थे, ये शिक्षित थे, कुलीन थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। मतलब प्रैक्टिकली जो राजनीतिज्ञ जैसे होते हैं पॉलिटिशियन, वो शुरू से नहीं थे। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, समझे। जो जैकोबिन है उसका नेता है रोबेस्पियर, और जीरोदिस्ट है उनके नेता हैं मैडम रोला और ब्रिसो। दो नेता हैं मैडम रोला और ब्रिसो। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। दोनों ही गुट चाहते थे कि गणतंत्र हो। वे विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे, कि जो विदेशी शक्तियां हैं उनके विरुद्ध हमें युद्ध करना चाहिए। जीरोदस्तों का ये भी मानना था
की क्रांति बहुत आगे जा चुकी है, क्योंकि अब क्रांति फैल रही थी, पूरे यूरोप में फैल रही थी यहाँ से शुरू होके, और उसका अंत होना चाहिए और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे कि ज़्यादा भी सामाजिक समानता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक समानता आएगी तो जो कुलीन वर्ग है फिर उनका वर्चस्व नहीं रहेगा ना, ये बात थी। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे, उधर जोकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे। तो आप समझिए अंतर, जो लोग हैं वो जैकोबिन जो हैं वो समानता पे जोर दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरा दल है वो स्वतंत्रता पर जोर दे रहा है, निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। ठीक है, अब देखिए नेशनल कन्वेंशन के समक्ष जो कठिनाइयाँ आई उन पे प्रकाश डालते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। क्रांतिकारियों ने घोषणा कर दी कि जो 1792 में कर दी घोषणा कि जो फ्रांस को अब गणतंत्र मिल रहा है, इसमें स्वतंत्रता है, सब लोग स्वतंत्र होंगे, आज़ादी होगी, समान होंगे सब लोग और सब बंधुत्व की भावना से बंधे होंगे। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए, क्योंकि जो निरंकुश बिना किसी अंकुश के, बिना किसी परेशानी के जो शासक राज कर रहे हैं, जो राजा बने बैठे हैं, अब उन्हें तो परेशानी होगी अगर सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, सबको स्वतंत्रता मिल जाएगी, सब भाईचारे से रहेंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं अपना राज चलाना। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई थी। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे फैल रही थी। अतः यूरोपीय देशों के क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए, है ना। जो यूरोपीय देशों के जो भी लोग थे, जो भी बड़े थे कि ये क्रांति रुकनी चाहिए वरना हम सब लोगों का राज चला जाएगा। और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांसा ने एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित कर दिया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्या करा? जो राजतंत्र चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया, जो भी नेशनल कन्वेंशन बनी थी, और गणतंत्र की स्थापना कर दी कि भाई अब जनता का शासन होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा। और राजा जो था वहाँ का, उस पर देशद्रोह कि देश से गद्दारी करी है उसका मुकदमा चला दिया गया और मृत्युदंड की सजा दे दी गई। ठीक है, जो राजा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और मृत्युदंड की इसे सजा मिलेगी, मरेगा, ये ऐसे मारा जाएगा। 21 जनवरी 1793 को जो लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? जो लुई 16वां था वहाँ का राजा, उसको क्या फांसी पर चढ़ा दिया गया। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था, क्योंकि युद्ध हो गया था तो फ्रांस पर आर्थिक संकट आ गया था। कीमतें बढ़ गई थी। अमेरिका कर्ज वसूलने का नियम बनाया, क्योंकि क्या हुआ था, अब युद्ध इतना होता है तो उसमें जान और माल का नुकसान होता है। आर्थिक संकट यानी कि पैसे की दिक्कत हो गई थी, अब कीमतें बढ़ती जा रही थी, तो ये नियम बनाया जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उनसे कर्ज लो, है ना, उनसे कर्ज लो। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंकी राज्य की स्थापना करी। आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हो गया। अब जब आतंक राज की स्थापना, फिर से आतंक का राज आ गया, तो क्या होगा, फ्रांस को फिर से जो सिस्टम अपनाया था उन्होंने, वो सिस्टम उसका ख़राब हो गया, वो जो उसकी व्यवस्था थी वो ख़राब हो गई। और रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दे दिया जाता। मतलब फिर से उनका अपना वर्चस्व चलने लगा जैकोबिन का, कि जो भी या तो उनके अनुसार काम करो, अगर जैकोबिन के अनुसार काम नहीं करोगे तो उसे मार दिया जाता था। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर कैद कर लिया गया और उसको फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हुई। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया। ठीक है, जब आतंक का राज खत्म हुआ तो जो उदारवादी थे, उदार शब्द से ही आप समझ रहे हो, जो दूसरे की भावनाओं का क्या करते हैं, ख्याल करते हैं, जो जिनकी नीति थोड़ी अच्छी है। ठीक है, तो वो हुआ। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा जो पारिश्रमिक था उस पर भी नियंत्रण उठा लिए गए। जो उस पर लगा रखा था कि इस पर टैक्स लगेगा और इसके जो मेहनत करेगा उस पर भी कर लगेगा, तो वो सब उठा लिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं नेशनल कन्वेंशन के कार्य क्या क्या थी। तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया, गुलामी प्रथा समाप्त की,
तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून भी बनाए। सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त करा। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना करी। नया पांचांग कैलेंडर भी बनाया। माप तोल की नई पद्धति ग्राम लीटर मीटर शुरू करी। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था शुरू की। मुआवजा देने की नीति समाप्त की गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। ठीक है, तो ये हैं आपके ये सारे काम जो नेशनल कन्वेंशन पार्टी ने करे। तो चलिए बच्चों, अब वर्कशीट तो हमने अच्छे से पढ़ ली, अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों मैं आपको कह रही हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप दोबारा से देख लेना, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम हो गई थी। जो दूसरे देश हैं उनमें भी लग रहा था भाई हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे ऊपर भी हमारे राजा अत्याचार करते थे, और अन्य देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे थे कि ये जो राजा का सिस्टम है ना, इसके लिए वो भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था, उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। उसने यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में राजशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार करा। ठीक है, तो इसलिए वो परेशान हो रहे थे। ये फ्रांसीसी क्रांति, अपने यहाँ तो दिक्कत और वहाँ के राजाओं को तो दिक्कत हो ही रही है, हमें भी होगी, तो ये मैंने आपको आसान शब्दों में लिख के दिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। रोबेस्पियर कौन था? तो रोबेस्पियर कौन था बच्चों? आप इसका आंसर लिखेंगे रोबेस्पियर फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ थे। यह फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली नेताओं में से, लोगों में से एक थे। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 2 का छोटा सा और बिल्कुल सटीक उत्तर। चलिए, आप पूछा गया है आतंक का राज क्या था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आतंक का राज कुछ इतिहासकारों द्वारा पहले फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना के बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक अवधि के लिए लगाया गया लेबल था, है ना। एक लगाया गया लेबल तो था एक टाइम के लिए, जब वो उस टाइम ये राज चल रहा था, जो हमने गुट पढ़ा, जो भी शासक इसके विरुद्ध, है ना, शासक के विरुद्ध काम करता उसे मृत्यु दंड दिया जाता। रोबेस्पियर, यहाँ पे ये रोबेस्पियर है, इसको ठीक कर लेना बच्चों स्पेलिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख लेना, लिख लेंगे ऊपर से देख के, ठीक है। आप इसको लिख लेना, रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, मैं ठीक ही कर देती हूँ, 1 मिनट। ये लिखेंगे बच्चों, आप इस तरीके से लिखिए। आई एम सॉरी, ये प्रिंटिंग में दिक्कत हो जाती है जब लिखते हैं ना, तो ये लिखते कुछ हैं, कुछ और लिख देता है। ऑटो करेक्ट का सिस्टम होता है, आप जानते होंगे, जब मैसेज लिखते हैं लिखते कुछ है, कुछ और हो जाता है, तो वही हुआ है। तो आप ये लिख लेंगे आतंक का राज ये उस टाइम से था। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे प्रश्न 3 के उत्तर में। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें आप लिखेंगे राजतंत्र का शासन खत्म कर गणतंत्र की स्थापना करी। मैंने अपने शब्दों में लिखा है, इसमें तो बड़े बड़े से पॉइंट हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिससे आपको आसान रहे समझने में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित करा, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करा, ये स्वतंत्रता पर जोर देते थे, निम्न वर्गों के प्रति इनका सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में। तो बच्चों मैं कोशिश करती हूँ कि आपको छोटे आंसर मिले लेकिन एकदम परफेक्ट मिले। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, समझ आई होगी वर्कशीट। और बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ और समझ में आता है आपको एक एक बात, और आप चैनल पर ये ज़रूर देखा करिए कि आपको सब कुछ समझ आया है कि नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को, एक कमेंट लिखकर बताना है कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें जो भी नए आए हैं चैनल पर। और बच्चों मैं बार बार कहती हूँ आप चैनल पर ये ज़रूर देखें, ऑथेंटिक है, सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे जो एग्ज़ाम में काम आएगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वर्कशीट तो सभी सोल्व कराते हैं। चलिए बच्चों, मौज करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, लेकिन खूब सारा पढ़िए। थैंक यू।